नमस्कार दोस्तों। वेलफेयर इंस्पेक्टर बिलासपुर का पेपर में सॉल्व कर रहा था। 2 पार्ट हो चुके हैं। आज तीसरा पार्ट करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधा मैं पेपर पे आता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 57 तक मैंने कर लिए हैं। 57 हम करेंगे। द स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ले ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर एज given under Industrial Dispute Act 1947 apply to those establishments where at least ए में 100 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, बी में 50 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, सी में 200 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, डी में 500 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत दिए गए छटनी और बंद करने के संबंध में विशेष प्रावधान उन प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं जहां कम से कम या तो 100 कर्मचारी हों, 50 हों, 200 या 500 हों। तो इसके ऊपर हम जो आईडी एक्ट के हम रूल पढ़ेंगे हैं, चैप्टर आईडी एक्ट का जो है उसमें स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू ले ऑफ रिटेचमेंट एंड क्लोजर इन सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट के बारे में नेम लिखा हुआ है 25K। The provision of this chapter shall apply to industrial establishment not being establishment of seasonal character or in which work is performed only intermittently, in which not less than 100 workmen were employed on an average per working day for preceding 12 months। पिछले 12 महीनों में प्रतिदिन के हिसाब से कम 100 आदमी काम कर रहे होने चाहिए, वो उस पर लागू होता है। तो ये हमारा जो पेपर है इसका ए सही हो जाएगा। ये हमारा ए सही हो जाएगा। इसमें 100 का होता है। इसी पर अगला क्वेश्चन में है मेन पावर प्लानिंग फैसिलिटी जन शक्ति नियोजन सुविधा प्रदान करता है। ए में प्रमोशन एट राइट टाइम, सरेंडर, बी में सरेंडर ऑफ पोस्ट, सी में रिक्रूटमेंट एंड डी में ऑल ऑफ द अबव। जनशक्ति नियोजन सुविधा प्रदान करता है सही समय पर पदोन्नति, पदों का समर्पण, भर्ती, उपरोक्त सभी। मेन पावर प्लानिंग में कई लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर वीडियो बनाइए। मैं थोड़ा टाइम मिलेगा तो बनाऊंगा। थोड़ा सा मेन पावर प्लानिंग में इस क्वेश्चन में कोशिश करता हूं कि आपको समझाने के लिए व्हाट इज मेन पावर प्लानिंग। हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, लेकिन वो जब अलग वीडियो बनाऊंगा हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा। अभी थोड़ा सा टाइम का अभाव है। तो मेन पावर प्लानिंग को हिंदी में बोलते हैं जनशक्ति योजना। क्या होती है जनशक्ति योजना? किसी भी संगठन यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां ह्यूमन रिसोर्स को अवेलेबिलिटी कराने की एक व्यवस्था है। तो हिंदी में पढ़ता हूँ। जनशक्ति योजना किसी संगठन की मानवीय शक्ति को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। उसकी उपयोगिता के ऊपर उसमें लगातार सुधार के प्रयत्न एफर्ट्स करने हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड लोग संगठन छोड़कर न जाए। कई बार आपने देखा होगा कि लोग जो है हर कहीं ज्यादा बेनिफिट मिलता है तो वो चले जाते हैं, स्पेशली फॉरेन में जा जाते हैं, अमेरिका वगैरह में। तो लोग संगठन ना छोड़ के जाएं, ऐसा भी मैन पावर प्लानिंग का एक उद्देश्य है। इसके लिए एक सुनियोजित युक्ति है। आपको स्ट्रेटेजी बनानी है आपको कि लोग क्यों संगठन छोड़ के न जाएं, आपके संगठन का डेली इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है ना? तो जनशक्ति योजना के निम्नलिखित प्रयोजन होते हैं। क्या क्या प्रयोजन होते हैं, क्यों हम मैन पावर प्लानिंग करते हैं, क्या जरूरत है मैन पावर प्लानिंग की? उसके लिए है पहला है वर्तमान मानव शक्ति का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना। मतलब हमारे पास करंट में जितने भी बोलते हैं मैन ऑन रोल, MOR बोलते हैं, यानी जो अवेलेबल हमारे पास जो मैन पावर है, जो हमारे पास एम्प्लॉय है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कई बार जैसे रेलवे की हम बात कर रहे हैं तो रेलवे में जो एस्टेब्लिशमेंट है अंग्रेजों के जमाने का, और काफी सारा कैडर हर डिपार्टमेंट में दिया हुआ है। धीरे धीरे कई डिपार्टमेंट को जब देखा गया कि अब वो डिपार्टमेंट काम नहीं है तो हम पूरा डिपार्टमेंट भी बंद कर दिया है, या उसको रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, कि जो काम पहले 100 आदमी करते थे अब 50 से हो सकता है कि 20 से हो सकता है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी भी आ गई है, कंप्यूटराइजेशन आ गया, इलेक्ट्रिफिकेशन काफी सारे। पहले इंजन जो होते थे कोयले से चलते थे, अभी कंप्यूटराइजेशन चल रहे हैं। ऑफिस में भी पेमेंट वगैरह जो होता पहले पहले रजिस्टर्स होते थे। मैं जब 98 में आया था मैनुअली, अभी कंप्यूटर में ऑटोमेटिक होता है। अभी पास जैसे अभी HR में इसमें पास निकल रहा है, अभी पास क्लियर की जरूरत ही नहीं है। तो धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी आ रही है, कंपटीशन आ रहा है, IT आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है, उससे धीरे धीरे ये देखा जा रहा है कि जब नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो अब आदमी कम करने हैं। तो अब जितने आदमी हैं, मान लीजिए कोई काम के लिए अपने 100 आदमी रखे हुए, तो क्या जरूरत है 100 आदमी का? अगर वो काम अगर 20 आदमी से, 40 आदमी से, ड्यू टू जो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर हो सकता है, तो एंश्योर करना है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। और नहीं है तो जो आदमी जो 50 आदमी लगा रखे हैं, अगर 20 से काम होता है, 30 आदमी को हम कोई और दूसरा काम करें, या तो हम सरेंडर कर दें या 30 आदमी से दूसरा कोई और काम करवा ले। तो इसका मतलब है कि मानवीय शक्ति का समुचित उपयोग करना, सुनिश्चित करना, इंश्योर करना है। मतलब कि जो भी उसका कार्यालय प्रधान होगा, जो भी
वो इंश्योर करेगा कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है। दूसरा है संगठन के लिए भविष्य में जनशक्ति की आवश्यकता कौशल स्किल के हिसाब से कि भाई जो हमारे पास अच्छे स्किल्ड पर्सन के रिक्वायरमेंट जो हम जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, यानी अभी आजकल आईटी आ रहा है तो आईटी से रिलेटेड जो हमारे बंदे हैं तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है जो भी उससे एजुकेटेड बंदे हमारे पास डिग्री डिप्लोमा वाला है हमारे पास आए। संख्या तो मैंने जैसे बताया अभी कि हमको कितने चाहिए उतने हमको मिलने चाहिए। मतलब ये नहीं कि 100 है तो 100 के साथ 50 मिलने चाहिए, 100 है तो 100 ही मिलना चाहिए। हमको वो डिसाइड भी करना है कि हमको कितना रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट। और आयु के आधार पर पूर्ति करना है। आयु मतलब अच्छी एज भी होनी चाहिए, ये नहीं कि हम बिल्कुल 50 साल के लोग हो जाए तो इतनी पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतनी लंबी हमारी होती है। जैसे अभी रेलवे की हम बात कर रहे हैं तो रेलवे में कोई भी अपॉइंटमेंट होता है, हम इंडियन देते हैं, वैकेंसी भी निकालते हैं, फिर इंडियन देते हैं, फिर आरआरबी कोई इंडियन जाता है, फिर आरआरबी उसका नोटिफिकेशन निकालता है और सिलेक्शन प्रोसेस में कम से कम 1 से 2 साल लगते हैं। और इतना प्रोसेस करने के बाद आपने अगर अधिक उम्र के लोगों को लिया तो रिटायर हो जाएंगे, सारी फिर प्रोसेस आपको दोबारा करनी है। तो आपको सही आयु क्या भी आपको देखना है। और तो इसका बताया कि संगठन के लिए भविष्य में जनशक्ति की आवश्यकता की कौशल संख्या और आयु के आधार पर पूर्ति करना, यानी कर्मचारियों को सही संख्या, सही योग्यता और कुशलता के साथ सही समय पर सही कार्यकलाप करते हुए सही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन का, ताकि संगठन का प्रयोजन हो जाए। तो कोई भी मैन पावर प्लानिंग करना है तो आपको स्किल्ड बनने चाहिए, जो यानी कि आप आ रहे हो फिर आपको ट्रेनिंग दे रहे हो, आपको स्किल्ड मिलते हैं, अच्छा है। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद आपको, क्योंकि रेलवे का वर्किंग थोड़ा हल्के है, तो थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद तो आपको स्किल बनने चाहिए। सही नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, सही संख्या में लोग चाहिए, आयु सही चाहिए। तो ये अगर पता लगाते हो सही टाइम पे, और टाइम भी चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी रिटायरमेंट हमारे रेलवे में है कि रिटायरमेंट मालूम चलता है कि 2024 में आ रहा है जनवरी, तो 24 में कितने लोग रिटायर होने वाले हैं दिसंबर तक, वो आप सही कैलकुलेट करके और टाइमली आप बंदों को जो है रिक्रूट कर पाओ, ताकि जैसे ही बंदे रिटायर हो आपको नया बंदा मिल जाए। तो ये आपका होता है सही संख्या में, सही समय पर। और आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है, रेलवे का जैसे अपना उद्देश्य हो, मैन पावर प्लानिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना उद्देश्य हो सकता है, तो वो उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए आपको ये सब देखना है, टाइमली स्ट्रेटेजी बनानी है कि टाइमली आपको सही स्किल बन जाए, सही नंबर ऑफ जो सही संख्या में जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपको रिक्वायरमेंट है और सही आयु के, इन सब के हिसाब से करते हुए हम हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव कर पाए। तो उसके लिए बोलते हैं मैन प्लानिंग। उसके जो मेन जो 4 पार्ट हैं, 6 क में लिखा हुआ है कि जनशक्ति योजना के प्रमुख 4 भाग इस प्रकार से हैं। क्या है 4 भाग? पहला है वर्तमान जनशक्ति की समीक्षा। अभी जो मैंने ऊपरी बातें की उसको एक ब्रीफ किया हुआ है कि जो आपके मेन जो पॉइंट होंगे मैन पावर प्लानिंग के, वो ये होंगे कि टू रिव्यू द प्रॉपर मैन पावर अवेलेबल इन योर एस्टेब्लिशमेंट, मतलब वर्तमान जनशक्ति की समीक्षा करना, का आपको एनालाइज करना है, रिव्यू करना है कि भाई जो जनशक्ति अवेलेबल है वो पर्याप्त है, नहीं है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपकी इन फ्यूचर। दूसरा है कि जनशक्ति की पूर्ति के बारे में भविष्य में योजना है। जैसे मैंने बताया कि आपको जो रिक्वायरमेंट है तो फ्यूचर में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, प्लानिंग रहेगी कि आप उसकी जो आपको रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाओ। तीसरा जनशक्ति की मांग का आकलन। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए लोग रिटायर हो रहे हैं, कुछ लोग एक्सपायर होते हैं, आपको एक डाटा होता है कि एवरेज इतने लोग एक्सपायर होना है, कई लोग छोड़ के भी चले जाते हैं, वॉलंटरी देते हैं, एज के हिसाब से वॉलंटरी ले लेते हैं। तो वो सब आपको देखना है कि कितने लोग जा रहे हैं, तो हमको उसके सामने कितने लोगों को हमको डिमांड रखना है, जैसे हम इंडियन रेलवे में करते हैं, इंडियन रखना है कि भी कितना का, तो वो मतलब मांग का आंकलन करना। चौथा है जनशक्ति योजना की तैयारी। अब प्रिपरेशन करना आपको, तो पूरा एक प्रोसीजर है कि भाई आपको कैसे कितना मांग है। ये एक्चुअल में ये जो योजना की तैयारी 4 है, वो 1 2 3 में जो बातें हैं उन सबके लिए तैयारी चौथे में आती है कि आपको पूरी आपने एक्सेस कर ली तो उसके लिए एक पूरी आपको प्रिपरेशन करनी है, स्ट्रेटेजी बनानी है, जिसमें पूर्ति और मांग का किसी निर्धारित समय पर एक अवधि में समन्वय किया जा सकता है। किसी एक अवधि मतलब आपको मान लीजिए जनवरी 25 में आपको जो है आपकी क्या डिमांड है, कितने लोग जा रहे हो 25 में, मतलब दिसंबर 24 तक आपके इतने लोग जा रहे हो, दिसंबर 24 में ही आपके एकदम इतने बंदा आ जाए। इस तरह का है कि आपकी मांग और पूर्ति का एक पर्टिकुलर टाइम पे समन्वय हो जाए, मतलब वो आपका फुलफिल हो जाए, आपका जो भी आप जो काम कर रहे हो, आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको, तो यानी लोग जा रहे हो फिर एकदम आ रहे हैं तो साथ में, तो इसको ये बोलते हैं। तो ये प्रॉपर पूरा पूरा जनशक्ति योजना की मैंने डेफिनेशन बता दी कि आपको जनशक्ति योजना प्रॉपरली होता है कि मैन पावर का जो आपका रिक्वायरमेंट है वो अच्छे लोग, अच्छे स्किल्ड लोग होने चाहिए, अच्छी आयु के, अच्छे अच्छे एजुकेट होने चाहिए और सही नंबर में चाहिए। अगर एक्सेस नंबर में आपके आते हैं, सही कैलकुलेट नहीं किया, तो वो बर्डन होगा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर। मान लिया आपको 100 चाहिए, आपने 110 ले लिए, 150 ले लिए, तो 10 या 50 आदमी जो एक्सेस है उसका आपका और बर्डन होगा, फिर आपको लॉस में जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको सही स्किल भी चाहिए। मान लीजिए आपको टेक्निकल वाला चाहिए और आपने कोई दूसरे डिपार्टमेंट का ले लिया,
दूसरा एजुकेशन का ले लिया, वो प्रॉपर उसका आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो आपको सही कौशल, सही संख्या, सही आयु के सब चाहिए। तो ये मैंने कोशिश की छोटा सा मैन पावर प्लानिंग बताने के लिए। तो इसमें इन्होंने जो किया प्रमोशन एट राइट टाइम, तो मेरे ख्याल से अभी आपको मैंने बताया उसमें प्रमोशन पॉइंट नहीं आया था, न ही सरेंडर ऑफ पोस्ट आया था। सरेंडर पोस्ट जो है इनडायरेक्टली आ जाएगा आपको, कि मैन पावर प्लानिंग में अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो इनडायरेक्टली डायरेक्ट जो एकदम की जो डेफिनेशन है उसकी डायरेक्ट में सरेंडर पोस्ट में नहीं आता है, इनडायरेक्ट में आता है कि आपको वाली 100 पोस्ट हैं और आपको जरूरत नहीं, आपने 50 सरेंडर कर ली और जहां आपको चाहिए वहां आपने क्रिएट कर ली। तो वो भी एक जब मैं बताऊंगा डिटेल में, तो उसमें भी एक्चुअली में इनडायरेक्टली सरेंडर पोस्ट भी आता है, लेकिन प्रमोशन एट द राइट टाइम वो नहीं आता है मैन पब्लिक, और रिक्रूटमेंट आता ही है। तो इसमें ये मेरे ख्याल से तो ये गलत हो जाएगा, डायरेक्ट में आपको ये रिक्रूटमेंट ही आएगा। मेरे ख्याल से इसमें जो आंसर दिया है 59 में इन्होंने या डी दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है, मैं अपना व्यू रख रहा हूँ कि मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ये प्रमोशन तो नहीं आता। अगर प्रमोशन के अलावा कुछ और होता है तो हम फिर अंडर पोस्ट को भी हम काउंट कर लेते हैं ऑल ऑफ द अबव में, लेकिन चूंकि प्रमोशन एट द राइट टाइम मैन पावर प्लानिंग का मेरे हिसाब से नहीं आता। Question number 60 है, financial assistance from Railway Ministers Welfare and Relief Fund is granted only for sickness of railwaymen and their dependents. रेल मंत्री कल्याण एवं राहत कोष से वित्तीय सहायता केवल रेल कर्मियों या उनके आश्रितों की बीमारी के लिए दी जाती है। इसमें एक ही रीजन बताया है कि जो हमने सेटअप किया है फाइनेंशियल रेल मिनिस्टर्स वेलफेयर रिलीफ की, क्या ये सिर्फ सिकनेस के लिए होता है, जो कि रेल एम्प्लॉय या उनके बच्चों के लिए, मतलब बीमारी के लिए देते हैं। ये सही है पूछा है ए में, बी में गलत है, सी में स्पेशल इन स्पेसिफिक सिचुएशन केवल विशिष्ट स्थिति में, और इन सिचुएशन रेल एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट की जब बात कर रहा है तो सिकनेस तो उसमें आएगा ही नहीं, वो अलग चीज होती है। लो 60 का हम रूल देख लेते हैं हम लोग। 60 में बता दूं, रेलवे बोर्ड का लेटर है ये हमारा 18/8/20 का, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रेलवे मिनिस्टर्स वेलफेयर एंड रिलीफ फंड, RMWNRF जो है उसका किस किस कहाँ का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, ये काफी सारी इसमें बातें कही हैं कि कहाँ से फंड कहाँ से आता है। और ये असिस्टेंट की बात है, यास्टिक फॉर ग्रांट ऑफ रिलीफ अंडर रेलवे मिनिस्टर्स वेलफेयर एंड रिलीफ फंड जो है उसमें क्या क्या हेड है। हेड ऑफ एक्सपेंडिचर पहला प्रीमेच्योर डेथ ऑफ रेलवेमेंस, इसमें अमाउंट बताया हुआ है। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी है कितना अमाउंट है, ये आपको पूरा पढ़ना है, याद करना है। मैं ज्यादा डिटेल नहीं ले रहा हूँ, टाइम काफी लंबा हो जाएगा। जो मैं हेड्स बता रहा हूँ, रेलवे मैन मर्डर और किल्ड ऑन ड्यूटी और इन एक्सीडेंट, सेल्फ सिकनेस ऑफ रेलवे सर्वेंट एंड डिपेंड, ये तीसरे नंबर का उन्होंने बात की थी। लेकिन तीसरे नंबर के अलावा काफी और चीजों में भी पैसा जो है खर्च किया जाता है। एम्प्लॉइज अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलामिटी एंड विक्टिम्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन मिसलेनियस, तो मिसलेनियस में जो है और विक्टिम्स ऑफ क्राइम में मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करती है कितना अमाउंट है। बाकी में नेचुरल कैलामिटी 25 लाख है, सिकनेस में मैक्सिमम 1 लाख मिलता है, रेलवे में मर्डर किल्ड में 3 लाख रुपए में मिलता है, और ये यहाँ पे प्रीमेच्योर डेथ में 1.5 लाख रुपए तक मिलता है। ये जो है काफी सारे बातें इन्होंने कही है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि सिर्फ सिकनेस, तो ये गलत हो जाएगा, बी इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, रिटायर्ड ग्रुप रेलवे एम्प्लॉइज चार्ज रुपीज, रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय के लिए कितना फैसिलिटी लेने के लिए कितना हॉलिडे की चार्जेस में बताया हुआ है। सेवानिवृत्त हॉलिडे की सुविधा का लाभ उठाने के लिए रेल कर्मचारी से ₹100 का शुल्क लिया जाता है। शुल्क जो हॉलिडे की बात की है, ए में ₹60, बी में 100, सी में 50 एंड डी में नन ऑफ दीज। 61 का हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा रेलवे बोर्ड का नंबर है, RB नंबर 104/12। 12 के बाद रेट रिवाइज नहीं हुए हैं, तो 12 में जो रेट बताए हैं वो रेट मैं बता देता हूँ आपको। ये रेट है चार्जेस फॉर ऑक्यूपेशन ऑफ हॉलिडे होम्स एज फॉलोज। तो सर्विंग के अलग अलग बताए हुए हैं, गजेटेड ऑफिसर रिटायरिंग के लिए बताए हुए हैं, रिटायर एम्प्लॉय के लिए JAG 175, ऑफिसर अप टू JAG ₹80, ₹60 ग्रुप सी के लिए, और ग्रुप डी के लिए ₹30। तो आज की तारीख में जैसे हमारे ग्रुप डी की कोई व्यवस्था नहीं है, और इसके अंदर क्वेश्चन में इन्होंने सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी माना है। यहाँ शायद ग्रुप सी रह गया लगता है, रिटायर्ड ग्रुप सी रह गया है रेल एम्प्लॉई। तो हम इसको ग्रुप सी अगर माने तो हमारा जो होता है ग्रुप सी के लिए ₹60 हो जाएगा। मैं ये हमारा ग्रुप सी 61।
ग्रुप सी अगर माने तो यहाँ 60 रुपये ही हमारा हो जाएगा ग्रुप सी के अंदर, तो इसको हम 60 कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 62, कंसेशन ऑफ एजुकेशन असिस्टेंट रिम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल सब्सिडी अवेलेबल टू। तो हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अभी नया नाम आ गया है एक्चुअली में, कंसेशन ये पुराना नाम कहीं से उठाया है, नया जो नाम है वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी है। वो एल्डेस्ट टू सर्वाइंग चिल्ड्रन, यहाँ पे भी ऑप्शन मुझे लगा है कि विल बी अवेलेबल अप टू, जो दो है वो एक्चुअल में यहाँ वर्डिंग आना चाहिए कि टू जीवित दो बजे बच्चे, जीवित दो बच्चे, सर्वाइंग चिल्ड्रन आना चाहिए। ये एक्चुअल में मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं, लेकिन ठीक है अभी मैं कर देता हूँ इसमें, इसमें वर्डिंग में सर्वाइंग चिल्ड्रन जरूर आता है कि अगर किसी कर्मचारी का पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, पहला का ले लिया अगर किसी ने, और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई है, तो फिर बाकी जो नीचे के दो बच्चे हैं उनका नंबर आएगा। अगर किसी में से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, किसी के साथ दो बच्चे हैं, उनका ले लिया पूरा बराबर तक, फिर अनफॉर्चुनेटली दोनों की डेथ होगी, एक की डेथ होगी, तो बाकी नीचे को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो जीवित जब तक बच्चे हैं, मैटरनिटी लीव हो, चाहे पैटर्निटी लीव हो या एजुकेशन अलाउंस है, ये हमेशा जीवित दो बच्चों के लिए कहा गया है, तो जीवित बच्चों के हिसाब से इनको मिलना चाहिए। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। तो यहाँ दो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में, फर्स्ट कम फर्स्ट गो एंड लास्ट कम फर्स्ट गो इज द प्रिंसिपल ऑफ, पहले आओ आखिरी जाओ एंड आओ पहले जाओ का सिद्धांत जो है किस में आता है? तो 63 का मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 गवर्न द रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट की पॉलिसी प्रोसेस इन द इंडिया, लास्ट कम फर्स्ट गो रूल्स, द रूल्स मीन द एम्प्लॉय हु वर हायर्ड लास्ट will be the first one to be retrenched in the case of any retrenchment process. The rule is based on the principle of first in first लास्ट आउट FILO। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 भारत में छटनी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ये जो छटनी है वो ले ऑफ नहीं है, रिट्रेंचमेंट है। आखिरी आओ पहले जाओ नियम, इस नियम का मतलब है जिन कर्मचारियों को सबसे आखिर में काम पे रखा गया था वे किसी भी छटनी प्रक्रिया के मामले में सबसे पहले छटनी किए जाएंगे। यह नाम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये 763 का जो हमारा आंसर हो गया है, तो ये हमारा इसका रिट्रेंचमेंट का ही आ जाएगा हमारा, छटनी। इसमें हालांकि हिंदी में यही देखिए डिस्प्यूट रखा है, दो छटनी बताया, लेकिन इंग्लिश आपको देखना पड़ेगा। तो हमेशा जब पेपर सॉल्व करें तो इंग्लिश का वर्जन जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 64, गजेटेड रेलवे सर्वेंट कैन बिकम मेंबर ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बट कैन नॉट बी इलेक्टेड एज ऑफिस बेयरर, गिव योर व्यूज। राजपत्रित रेलवे कर्मचारी उपभोक्ता सरकारी समिति के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित नहीं हो सकते। इस पर अपने विचार कीजिए। यस, नो, दे कैन नॉट बी मेंबर, दे कैन बी बोथ, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। दोनों हो सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। 64 का जो आंसर हम जाएंगे, तो ये चैप्टर है हमारा IREM मैनुअल का चैप्टर है 23, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर है। IRM का जो चैप्टर वॉल्यूम 2 आएगा, इसमें हम जब नीचे जाएंगे तो यहाँ हमको लिखा हुआ मिलेगा 2308, जो पैरा है हमारा 23वां चैप्टर में, टेकिंग पार्ट इन एक्टिविटीज ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय गजेटेड ऑफिसर। इसमें कहा गया है द गजेटेड रेलवे सर्वेंट कैन बिकम मेंबर ऑफ कंज्यूमर सोसाइटीज एंड आल्सो बी इलेक्टेड एज ऑफिस बेरर, बट that should not be become ex officio office bearer unless the railway board so approve। तो ये जो है मेंबर भी हो सकते हैं सोसाइटी के, आल्सो भी इलेक्टेड एंड ऑफिस बेरर, तो दोनों हो सकते हैं। इसमें आंसर जो है इसका, तो मैं इसमें जो है दे कैन बी बोथ, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, ये बता दिया इसमें। तो ये हमारा डी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 65, द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस और रुपीज शुड नॉट एक्सीड परसेंटेज। जो टोटल अमाउंट है हमारा, एक तो मैं बता दूं क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मेरे को लगता है इनकम्प्लीट देते हैं। ये कहाँ का डिरेक्शन है, रेलवे का डिरेक्शन है कि क्या डिरेक्शन, कोई सा एक्ट लग रहा है? मेरा मानना है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर को ID एक्ट है कि वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, या किस एक्ट में बात हो रही है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट की बात हो रही है, उसमें लिखना चाहिए। फिर भी ये मैं बता दूं आपको 65 में जो हम बात करेंगे इसमें, पेमेंट 65 का जो आंसर में हो जाएगा, पेमेंट ऑफ वेजेस का 50% से ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। इसका आंसर ए आप कर लीजिएगा 65 का। और अगला क्वेश्चन हम करेंगे 66,
फुल फॉर्म ऑफ प्रेम। प्रेम में कई बार किसी जमाने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आता था, अभी इसमें ऑब्जेक्टिव डाला हुआ है। तो प्रेम का फुल फॉर्म पूछा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन और रेल एम्प्लॉयज नहीं आएगा, रेलवे एम्प्लॉय इसमें। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज बराबर है, यहाँ पार्टिसिपेटिंग आएगा तो सिपेटिंग गलत हो जाएगा हमारा, यहाँ रेल गलत हो जाएगा। और सी में पार्टिसिपेशन रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट और पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज, यहाँ एस नहीं है तो ये वाला सही हो जाएगा, एस वाला। तो आपका सी आंसर सही इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ दीज इज द पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट। का क्या पर्पस है, कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं वहां क्यों रिक्रूटमेंट किया जाता है। मेक श्योर दैट देर इज मैच बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट, यहाँ कहीं नहीं लिख रहा है इसमें। सेलेक्टिंग राइट पर्सन फॉर राइट टाइम, ये मैंने आपको बताया था कि मैन पावर प्लानिंग का भी यही उद्देश्य होता है। हेल्प द फर्म क्रिएट मोर कल्चरली डाइवर्स वर्क फोर्स, ये भी कोई लग नहीं रहा मेरे को, तो नन ऑफ इसमें बी सही आंसर हो जाएगा। भर्ती का सही उद्देश्य सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन करना सही समय पर। क्वेश्चन नंबर 68, अंडर SBO scheme, amount reserved for giving scholarship for technical education for children of SC employee is। SBO योजना के तहत अनुसूचित जाति कर्मचारी के बच्चों को तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने हेतु राशि आरक्षित है। इसमें आंसर इन्होंने जो दिया है 68 में, 68 का ए बताया हुआ है इसके अंदर। और मेरा ये मानना है, मैंने देखा है कि कहीं भी स्पेशली SC ST के लिए इसमें कहीं नहीं, इसमें सभी बच्चों को, सभी रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को देने की बात कही है, मुझे नहीं मिला है। आप में अगर किसी को मिलता है तो मुझे जरूर बताएं, मैं इसमें अगले वीडियो में इसको ठीक कर दूंगा। मेरे हिसाब से तो इसमें नन ऑफ द होगा, SC ST के लिए कोई स्पेशल नहीं है, सभी रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को देने की बात कही है, वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका। तो ये मेरे हिसाब से आंसर इसमें डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69, the disciplinary authority can never act as an inquiry officer, give your views। तो आपको जैसे मैंने डीआर का मैंने लेक्चर लिया था, मेरा वीडियोस है इसमें, उसमें कहा गया था कि जब भी किसी कर्मचारी को SF दिया हुआ है मेजर पेनल्टी देने के लिए, जब इंक्वायरी की जाती है रूल 9 में, तो इंक्वायरी ऑफिसर को नॉमिनेशन किया जाता है। जब डिफेंस आता है कर्मचारी का या ना नहीं भी आता है तो उसमें डिसिप्लिनरी चाहे तो खुद एज ए इंक्वायरी ऑफिसर काम कर सकती है या किसी को इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट कर सकती है। तो दोनों ऑप्शन होते हैं, खुद भी कर सकता है। तो ये जो है नेवर एक्ट वाली बात है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1965 एंड द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 48, तीन एक्ट के बारे में बात किया है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एंड द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इन तीनों के बारे में पूछा है कि ए में पूछा है टुगेदर कैन बी एप्लीकेबल, यानी तीनों जो एक्ट है एक साथ एप्लीकेबल हो सकते हैं, एक साथ लागू हो सकते हैं। बी में है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कैन बी एप्लीकेबल, मैटरनिटी बेनिफिट एंड द एम्प्लॉय स्टेट एक्ट कैन बी एप्लीकेबल एट द टाइम। मातृत्व लाभ अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक समय में लागू हो सकते हैं। सी में द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट एंड द एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट जो भी है वो भी कैन बी एप्लीकेबल एट द सेम टाइम, एक साथ लागू हो सकते हैं। डी में लिखा हुआ है कि इफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट एंड द मैटरनिटी बेनिफिट आर एप्लीकेबल देन द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, यानी अगर श्रमिक मुआवजा WAC एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट अगर लागू किया जाता है तो उस परिस्थिति में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लागू नहीं किया जा सकता है, ये पूछा है। तो इसमें ABCD में क्या है पूछा गया है, इसको भी मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। 70 ये है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इसमें लिखा हुआ है क्या है एक्ट, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन बेनिफिट टू एम्प्लॉयज इन केस ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इंजरी एंड टू मेक प्रोविजन फॉर सर्टेन अदर मैटर्स एंड रिलेशन। तो जनरली जो हमें एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का कोई भी रोजगार के दौरान अगर इंजरी होती है, इंजरी की वजह से अगर डिसेबलमेंट या डेथ होती है तो बेनिफिट इंश्योरेंस बेनिफिट देने की बात हुई, मुआवजा देने की बात की, वो मुआवजा इसमें भी मिलता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में भी। सिमिलरली मैटरनिटी बेनिफिट का भी लिखा हुआ है, कोई आदमी बीमार होता है मैटरनिटी बेनिफिट भी, यानी लगभग लगभग जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट या मैटरनिटी बेनिफिट दोनों के दोनों इसमें बताए गए हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि वेरेज इट इज एक्सपीरियंट टू प्रोवाइड द सर्टेन बेनिफिट टू एम्प्लॉयज इन केस ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट इंजरी टू मेक प्रोविजन फॉर सर्टेन अदर मैटर्स इन रिलेशन देयर टू। इसमें ये कहा गया है कि ये जो एक्ट है, ये दिस एक्ट में भी कार्ड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 ये पूरे इंडिया पे लागू होगा।
और ये दिस शैल अप्लाई इन फर्स्ट टेंस तो ऑल फैक्ट्रीज इसमें लिखा हुआ है जनरली, सभी उसमें नहीं लिखा हुआ, फैक्ट्रीज की इसमें बात की है। Provide that nothing contained subsection shall apply to factory or establishment belong to or other under the control government whose employees are otherwise in receipt of benefit substantially similar and superior in the benefit provided under this। इसमें ये क्लास बताया हुआ है कि अगर उस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या फैक्ट्री है जो भी है उसमें अगर सिमिलर या कोई हायर बेनिफिट किसी और एक्ट के थ्रू मिलते हैं तो वहां ये गवर्न नहीं होगा। तो डब्ल्यूसी एक्ट तो जनरली से बेनिफिट ज्यादा है उसमें, और मैटरनिटी भी शायद इससे ज्यादा होगा, इसलिए जो मेरा ऑप्शन डी उसमें सही लगता है। और फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं, इसमें भी लगभग लगभग मैं देख रहा था नीचे जब आएंगे हम लोग बिल्कुल लास्ट में, ये जो इंजरी का जो इसमें एनेक्सर दिखा दिया हुआ है, ये देखिए शेड्यूल 1, ये डब्ल्यूसी एक्ट की तरह इसमें भी शेड्यूल में डिसेबलेंट वगैरह दिखा, लिस्ट ऑफ इंजरीज डीम्ड टू रिजल्ट इन परमानेंट टोटल डिसेबलेंट, तो डिसेबलेंट परसेंटेज एनेक्सर ये लगभग लगभग इसमें भी दिया हुआ है। तो डब्ल्यूसी एक्ट की काफी बातें इसमें गवर्न हुई है, मैटरनिटी की भी काफी बातें गवर्न हुई है इसके अंदर। और एक और जो मुझे बात बतानी थी, वो चूंकि इंश्योरेंस है तो इसमें पैसा जमा करना पड़ता है आइदर एम्प्लॉय द्वारा, ज्यादा डिटेल में अभी बात नहीं कर रहा कि इंश्योरेंस कोई भी हम लेते हैं जैसे एलआईसी या कोई इंश्योरेंस लेते हैं हम, तो हमको पैसा भरना पड़ता है हर महीने इंश्योरेंस के लिए, तो इसमें भी आपको पैसा जमा करना पड़ता है, उसमें डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन इसमें डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है, ये एब्लिगेटरी होता है। कोई भी अगर एम्प्लॉयर है, अगर उसके यहाँ किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट के फलस्वरूप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये एम्प्लॉयर की जवाबदारी। तो ये सारा पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि आपका इसमें डी जो है वो लागू होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 71, एज पर 7 सीपीसी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। ये आपको सबको मालूम होगा 20% है एनपीए जो डॉक्टर को मिलता है नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, तो उसमें सी आंसर गलत है। 72 में लिखा हुआ है कैजुअल लेबर कैन बी गेट बेनिफिट ऑफ एमएससीपी। एमएससीपी के बारे में मैं बता दूं ब्रीफ कि एमएससीपी सिर्फ रेगुलर होने के बाद ही मिलता है कि कोई भी कर्मचारी को कैजुअल लेबर है टीएस है। अभी रिसेंटली जो सर्कुलर 2023 में आया है उसमें ये भी कहा गया है कि पहले जो हम कैजुअल लेबर और टीएस सब्सिट्यूट को हम 50% या सब्सिट्यूट को जो 100% बेनिफिट देते हैं वो भी अब बंद कर दिया है। अभी कोई भी कर्मचारी होगा वो जब रेगुलर होगा, इंक्लूडिंग कोई कई हमारे रेलवे में मैक्सिमम जो नौकरियां होती है उसमें ट्रेनिंग पीरियड काउंट होता है, जेई है, स्टेशन मास्टर है, कमर्शियल है, गार्ड है, तो ट्रेनिंग पीरियड भी काउंट करने के लिए मना किया है। जब से आपकी रेगुलर सर्विस होती है वहीं से आपका 10 20 30 साल की जो है सर्विस के ऊपर आपको एमएससीपी मिलेगा। तो ऑब्वियसली कैजुअल लेबर का तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, तो ये पूरा आपका गलत हो जाएगा। When the people involved in process comprehended unlike result from their interaction with the environment, it is specifically called। जब प्रक्रिया में शामिल होने वाले पर्यावरण के साथ अपनी बातचीत से अप्रिय परिणामों को समझते हैं, इसे विशेष रूप से कहा जाता है टाइम स्ट्रेस, एंटीसिपेटरी स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस। समय का तनाव, प्रत्याशित तनाव, सकारात्मक तनाव, नकारात्मक तनाव। इसमें मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। 73 इसकी जो डेफिनेशन बताई हुई है, एंटीसिपेटरी स्ट्रेस की जो बात की है, एंटीसिपेटरी स्ट्रेस डिस्क्राइब स्ट्रेस दैट यू एक्सपीरियंस कंसर्निंग इन फ्यूचर। Sometimes this stress can be focused on a specific event, such as an upcoming presentation that you are going to give. However, anticipated stress can also be vague and undefined, such as an overall sense of dread about the future and a worry that something will go wrong. प्रत्याशित तनाव उस तनाव का वर्णन करता है जिसमें आप भविष्य के संबंध में अनुभव करते हैं। कभी कभी यह तनाव किसी विशेष घटना पर केंद्रित हो सकता है, जैसे कोई आगामी प्रस्तुति जो आप देने जा रहे हैं। हालांकि प्रत्याशित तनाव भी अस्पष्ट अपरिभाषित हो सकता है, जैसे कि समग्र भविष्य के बारे में डर की संभावना, भावना या चिंता की कुछ गलत हो जाएगा। तो ये एंटीसिपेटरी स्ट्रेस का जो डेफिनेशन बताइए, तो ये इसके बारे में और थोड़ा सा बता दूं कि जो उन्होंने कहा कि फ्यूचर को लेके, जैसे आप लोग सब एपीयू की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग वेलफेयर इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, कोई सीनियर क्लर्क की तैयारी कर रहा है, तो हमारे मन में एक थोड़ा सा डर होता है कि हम पास करेंगे नहीं पास करेंगे। इसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी स्ट्रेस, अप्रत्याशित तनाव। इसके बारे में थोड़ा सा और कहूंगा कि ये जो अप्रत्याशित तनाव है, एंटीसिपेटरी स्ट्रेस है कि मैं एपीयू में पास होऊंगा नहीं होऊंगा, ये मेरा जो पर्सनल व्यू है उसके हिसाब से कि कुछ चीजें नेगेटिव चीजें हमारी लाइफ में होती है, जैसे तनाव, अभी जैसे बात हुई स्ट्रेस की बात हो रही है, लालच होता है, ईर्ष्या होती है, डर होता है, घमंड होता है।
इस तरह की जो बातें होती है, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि इंसान में थोड़ा-थोड़ा होना चाहिए लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। थोड़ा कैसे मैं बताऊँ, जैसे आपको जैसे कि मानना है कि आप जैसे खाना बनाते हैं, तो आप कई बार कुछ नमकीन टाइप का कुछ बना है या कुछ मीठा बना है, आपने खीर बनाई है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई खाना बना रहे हैं नमकीन, उसमें आपने थोड़ा नमक डाला, तो खाना इतना, और मान लीजिए कोई 1 किलो के आस-पास बना, तो उसमें आप थोड़ा-सा नमक डालते हैं, या आप खीर बना रहे हैं, आपको 1 लीटर, 2 लीटर की, आप थोड़ा 1-2 चम्मच डालते हैं शक्कर, 3 चम्मच डालते हैं। तो जो भी नमकीन बना रहे हैं, उसमें थोड़ा नमक ज़रूरी है, अगर नमक नहीं हो तो कैसा रहेगा आपको? या अगर आपने खीर बनाई है 1 लीटर दूध से, 2 लीटर दूध से, और उसमें शक्कर ही नहीं डाली, भले उसमें काजू किशमिश डाल दिए, तो क्या होगा? और उसमें थोड़ा नमक डाला, थोड़ा शक्कर जहाँ भी चाहिए डाला, तो आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी। लेकिन आपने नमक जितना डालना चाहिए, उसका सिर्फ आपने दुगना डाल दिया, सिर्फ, मैं तो नहीं बोला भर भर के आपने डाल दिया, बहुत ज्यादा डाल दिया। या खीर आपने बनाई, खीर में जहां आपको 3 चम्मच डालने चाहिए, आपने 6 डाल दिए, चलेगा, लेकिन 3 की जगह आपने 30 चम्मच डाल दिया, या 10 चम्मच डालिए, 25 चम्मच डाल, तो क्या होगा? सिमिलरली लाइफ में मेरा पर्सनल मानना है कि सक्सेस होने के लिए जरूरी है कि जो भी नेगेटिव चीजें हैं, जैसे इन्होंने स्ट्रेस बताया है, आपका गुस्सा, लालच, मोह या घमंड जो भी है, ये थोड़ी मात्रा में होना चाहिए। जैसे आप कोई भी मीठे में या उसमें थोड़ा शक्कर या थोड़ा डालते हैं, तो इससे आप सक्सेस के लिए आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको जैसे अभी एपीयू की तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी के प्रति आपको डर ही नहीं है, फ्री है, ठीक है, बने तो आप सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे आपके, क्यों आपको डर। लेकिन वही आपने बहुत ज्यादा टेंशन रख लिया कि यार मैं क्या होगा, कि तो आप दिमाग खराब हो जाएगा, पढ़ ही नहीं पाओगे आप। या कोई भी एम्बिशंस लाइफ में आप रख रहे हो, कोई भी चीज के लिए घमंड है, थोड़ा घमंड होना चाहिए कि नहीं यार मेरे को, थोड़ा घमंड को आप सेल्फ रेस्पेक्ट बोल सकते हैं, और थोड़ा ज्यादा होगा वो आपका घमंड हो जाएगा। तो हर चीज में थोड़ा ईर्ष्या, थोड़ी जेलसी, यानी आपकी जो साथ में जो लोग कंपटीशन कर रहे हैं आपकी, आपको जेलस, थोड़ी सी जेलसी होनी चाहिए कि यार कहीं ये बन नहीं जाए, मेरे को बनना है। तो थोड़ा है तो आप फेयर कंपटीशन करेंगे। ज्यादा होगा तो क्या करेंगे आप, उसके साथ कुछ अहित करने की कोशिश करेंगे, उसको आप चाहेंगे वो पढ़ाई नहीं करे, तो उसके साथ एक्सीडेंट करवा देंगे, कुछ और करवा देंगे। अब तो वो चीज गलत होती है, तो अति कहीं पे भी गलत होगी। थोड़ी आपकी ईर्ष्या है तो वो एक कंपटीशन का माहौल डेवलप करेगी कि नहीं यार, ये बंदा बहुत होशियार है, मेरी थोड़ी सी कम है, तो मेरे को इससे ज्यादा तैयारी करनी है, और मुझे, आप सोचोगे कि इससे मेरे को तैयारी कैसे बढ़ाऊं, कि ये तो होशियार है, अब मुझे क्या करना है? तो वो अगर 4 घंटे 10 घंटे पढ़ रहा है, 15 घंटे पढ़ोगे। तो हर जो लाइफ में जितने भी जो नेगेटिव पॉइंट्स है, जो डर है, गुस्सा, डर भी, थोड़ा डर आपका जो होगा, आपको उसके लिए मेहनत करने की कोशिश करें। ज्यादा डर होगा, डर डर के ही आप मर जाओ, खत्म हो जाओगे आप। तो मेरा मानना है कि जो डेफिनेशन से मुझे काफी अच्छा लगा क्वेश्चन, तो इसको समझना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी चीजें जो है हर उसमें होनी चाहिए, तो वो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है। लेकिन अति जो होती है, वो तो बहुत ही डेंजरस चीज है, वो होनी नहीं चाहिए, और बिल्कुल ना हो तो भी लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने इसके ऊपर बात की। क्वेश्चन नंबर 74, डीसीआरजी के ऊपर कहा गया है, डीसीआरजी ऑफ रिटायर एम्प्लॉय इज स्टॉप्ड टिल ही वैकेट द क्वार्टर। सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी की डीसीआरजी क्वार्टर खाली करने तक रोक दिया जाता है। बिल्कुल सही है, जब तक रेलवे कर्मचारी क्वार्टर खाली नहीं करेगा, हम डीसीआरजी का पेमेंट नहीं करते हैं। तो ये हमारा, ये एक्चुअल में गलत हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 75 है, अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, which of the following are considered as dependent of the deceased workman for the purpose of paying compensation? वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मेरा काम चालू है, जिसमें मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया हुआ जो मेरा अवेलेबल है, वो छोटा वीडियो 10 मिनट का। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कंपनसेशन एक्ट, आईडी एक्ट, और जो एक्ट इफेक्टेड, उसमें एक डिटेल वीडियो बनाओ जो लंबा लंबा होगा, 1-1.5 घंटे का हो सकता है, ताकि उसमें आपको फिर कुछ और देखने की जरूरत नहीं, आपको पूरी सारी बातें उसमें आ जाए। तो अभी फिलहाल मैं इतना बताऊंगा, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में डिपेंडेंट जो मुआवजा तो दिया जाता है कोई भी कर्मचारी की जो ऑन ड्यूटी वाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटीज, अगर डेथ होती है, इंजरी होती है, इंजरी के मामले में तो एम्प्लॉय खुद को मिलता है, लेकिन डेथ के मामले में डिपेंडेंट को ही मिलता है। अगर रेलवे की जो आईडी एक्ट के, सॉरी, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट की जो पॉलिसी है, उसके हिसाब से जो भी डेथ का जो मुआवजा होता है, वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर को पैसा जमा करना पड़ता है, और कमिश्नर की ड्यूटी बनती है कि वो डिपेंडेंट को जो है तलाश कर, जो भी है, अगर वो डिपेंडेंट आगे से अप्लाई करते हैं ठीक है, नहीं करते हैं तो डिपेंडेंट के लिए वो नोटिस वगैरह निकालते हैं, और अगर डिपेंडेंट मिलते हैं तो उनको
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी एलिजिबल होता है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर डिपेंडेंट नहीं आते हैं तो पैसा वापस एडमिनिस्ट्रेशन को जमा कराया जाता है वर्कमेंट कंपनसेशन कमिश्नर के द्वारा। यह भी पॉलिसी में लिखा हुआ है। तो जब मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, उसमें बताऊंगा, अभी मैं बता दूं तो यहाँ डिपेंडेंट को मिलता है। डिपेंडेंट में कौन कौन आते हैं उसमें ही कहा गया है कि पहला द माइनर ब्रदर और अनमेरिड सिस्टर और a widow sister, a widow's daughter-in-law, a minor child of pre-deceased son, minor child of pre-deceased daughter where no parent of the child is allowed, a paternal grandfather if no parents of the workman is allowed, नाबालिग भाई भाई या अवैध बहन या विधवा बहन, बहू विधवा बहू, पूर्व मृत पुत्र का नाबालिग संतान, पूर्व मृत बेटी का नाबालिग बच्चा जहां बच्चे का कोई माता पिता जीवित नहीं है। यदि श्रमिक के माता पिता में से कोई जीवित नहीं है तो दादा दादी। तो इसके ऊपर हम डेफिनेशन जाएंगे। 75 की जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 है। इसके अंदर ये तो आपका बताया हुआ। इसके अंदर डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन बताइए कि डिपेंडेंट की डेफिनेशन में विडो आती है, ओनली डिपेंडेंट कौन कौन आते हैं इसमें, और बताए इफ ओनली और पास्ट डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ द वर्कमैन एट द टाइम ऑफ डेथ। अगर जो कर्मचारी के मरने के टाइम पे ये भी डिपेंडेंट के डेफिनेशन आ सकते हैं, जिसमें विडोवर, पेरेंट्स अदर देन विडो मदर, माइनर, ये जो नंबर सी हमारा उसमें था, ये डी भी था, ई भी है, और ये सारे के सारे आ जाएंगे। माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज सन, जी में माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज डॉटर वेयर नो पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड इज अलाउ एंड अ पेरेंटल ग्रांड पेरेंट्स इफ नो पेरेंट्स ऑफ द वर्कमैन इज अलाउड, माइनर ब्रदर एंड अनमदर सिस्टर, अ विडोड सिस्टर इफ माइनर। तो ये सारे के सारे जो उन्होंने बताए हैं, सारे सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो इसमें डी में 1 2 3 4 5, ये मैं बता दूं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको डिपेंडेंट में कौन कौन आएगा वर्कमैन कॉम्पोजिशन में। ये हमेशा क्वेश्चन 4 ऑप्शन में एक आध नहीं भी ऐसे भी डाल सकते हैं, तो ये आप थोड़ा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 75। 76 में हाउ मेनी टाइम्स पीएनओ मीटिंग्स आर ऑर्गेनाइज इन ईयर इन एट डिवीजन लेवल। तो डिवीजन लेवल में जो पीएनओ होती है हर 2 महीने में प्रत्येक यूनियन के साथ होती है। जो डिवीजन में 2 यूनियन होती है, दोनों यूनियन के साथ 6 मीटिंग करनी पड़ती है। हेडक्वार्टर में 3 महीने में एक होती है, यानी दोनों यूनियन के साथ 3 महीने मतलब 4 मीटिंग हो जाएगी। और बोर्ड में 6 महीने में एक होती है, यानी बोर्ड में 2 मीटिंग होती है साल में, दोनों जो रिकॉग्नाइज यूनियन उनके साथ में। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, 6 आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में स्टडी लीव इज काउंटेड एज सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ ग्रांटिंग इंक्रीमेंट। अपने पुराने वीडियो में बताया हुआ है कि स्टडी लीव में आज की तारीख में सभी पर्पस में लगभग काउंट किया जाता है। इंक्रीमेंट हो, आपका क्वालिफाइंग सर्विस हो, छुट्टी, किसी नाम है एचएलएपी के लिए काउंट नहीं करता था, अभी वो भी कर दिया। तो एलएपी एचएलएपी फॉर ऑल पर्पस इट इज काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस, ये है बता दूं तो ये आपका यस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में लिखा हुआ चूज द करेक्ट ऑप्शन वेयर नो वर्कमैन शैल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड नो एम्प्लॉयर ऑफ द एनी सच वर्कमैन शैल डिक्लेयर अ लॉकआउट ड्यूरिंग। सही विकल्प चुने जहां कोई भी कामगार अनुबंध के उल्लंघन में हड़ताल पर नहीं जाएगा और ऐसे किसी भी कामगार का कोई भी नियोक्ता इस दौरान तालाबंदी घोषणा नहीं करेगा। तो ये आईडी एक्ट का प्रोविजन है। आईडी एक्ट के अंदर जो होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, डिस्प्यूट जो होता है वो एम्प्लॉय के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में होता है। तो जब डिस्प्यूट होता है तो कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय लोग आपस में स्ट्राइक स्ट्राइक कर लेते हैं, और एम्प्लॉयर अपनी दादागिरी करता है, वो क्या करता है, लोकाइट कर देता है, छटनी कर देता है। तो जब तो वो ना करें उसके लिए ही आईडी एक्ट बनाया गया है सरकार ने, कि आपस में झगड़ा ना करें, और दोनों के लिए कुछ बाउंडेशन है। ये एम्प्लॉय जो होगा वो स्ट्राइक नहीं कर सकता, कब कब नहीं कर सकता वो बातें इन्होंने बताइए, और एम्प्लॉयर जो है तालाबंदी या छटनी नहीं कर सकता है, तो कब नहीं कर सकता है। तो ये उसके लिए बताया क्या क्या कंडीशन है। तो द पेंडेंसी ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ बोर्ड एंड 7 days आफ्टर द प्रोसीडिंग। जो आपकी कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग अगर चल रही है, मतलब आपकी सुलह की कार्य जो, जब डिस्प्यूट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो लेबर कमिश्नर जो होते हैं, आरएलसी एएलसी जो होते हैं, रीजनल लेबर कमिश्नर या लेबर इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एलईओ, लेबर इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, या एएलसी होते हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, या सीएलसी होते हैं चीफ लेबर कमिश्नर, ये लोग मिलते हैं, दोनों जो पार्टी होती है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, इनकी सुलह कराते हैं, यानी आपसी बातचीत करते हैं, मध्यस्थता कराते हैं आपस में, दोनों को बैठा के और सुलह कराने की कोशिश करते हैं। तो उसको बोलते हैं कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स, सुलह कार्रवाई।
तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ जो लेबर कमिश्नर के जो अधिकारी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन साइड के एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो प्लस एम्प्लॉयज होते हैं। ये किसी भी रेलवे की हम बात करते हैं या किसी फैक्ट्री कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, अगर डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए सरकार ने लेबर ऑफिसर का जो गठन किया हुआ है, वो कोई भी इस तरह के मामले में उनकी सुलह कार्रवाई करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि सुलह कार्रवाई चल रही है, लंबित है, और ऐसी कार्रवाई समाप्त होने के 7 दिन बाद तक द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल एंड 2 months आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्रवाई लंबितता यानी ऐसी कार्रवाई समाप्त होने के बाद। तो कई बार क्या होता है, जो सुलह करवाई जाने की कोशिश की थी, सुलह नहीं हो पाती, तो वो जो फेलियर ऑफ कंसिलिएशन होता है वो फेल माना जाता है। उसके बाद लोग जो होते हैं, पार्टी जो होती है, आइदर चाहे एडमिनिस्ट्रेशन या एम्प्लॉय, वो कोर्ट में चले जाते हैं, लेबर कोर्ट में चले जाते हैं, सीजीआईटी बोलते हैं उसको। तो उसमें चले जाते हैं, या कई बार पार्टी डायरेक्टली कोर्ट में चली गई हो, कोई राष्ट्रीय न्यायालय में चली हो, उसमें तो जब मामला कहीं कोर्ट में भी चल रहा है, या तो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में चल रहा है, ये कोर्ट में भी चल रहा है, वो पेंडिंग है वहां पे, तो भी आप स्ट्राइक या तालाबंदी नहीं कर सकते हो, या ऐसी कार्रवाई के समाप्त होने के 2 महीने के बाद भी। तीसरा, ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच ए सेटलमेंट एंड अवार्ड इज ऑपरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर कवर्ड बाय द सेटलमेंट। तो किसी भी अवधि के दौरान जिसमें निपटान या पुरस्कार के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले के संबंध में कोई समझौता या पुरस्कार लागू होता है। ये पुरस्कार मतलब चूंकि ये पुरस्कार वर्डिंग नहीं है, सेटलमेंट और अवार्ड अलग होता है इसमें, वो जो क्वेश्चन करते हैं। ये अवार्ड का मतलब पुरस्कार नहीं, पहले बता दूं मैं आपको। तो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब सुलह कार्रवाई बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सुलह कार्रवाई, हाँ। जो कॉन्सिलिएशन प्रोसेसिंग जब चल रही होती है, दोनों का जब समझौता कराने की कोशिश की जाती है लेबर कमिश्नर के लोग, तो समझौता हो जाता है, दोनों मान जाते हैं, ठीक है हम इतनी बात मान रहे हैं, दोनों मिला के जब सुलह कराने की कोशिश करती है, सुलह हो जाती है, तो उसके बाद एक सेटलमेंट बोलते हैं उसको, निपटारा, कि ठीक है हम मान गए, दोनों तो तैयार होते हैं, तो निपटारा जो है नोट करते हैं जो लेबर ऑफिसर होते हैं, कि ठीक है चलो ये जो इनके इश्यूज है दोनों के, तो अब मैं कॉमन जो बातें क्या क्या मानी जाती है, तो वो सेटलमेंट एक लिख के देते हैं कि हाँ भाई यही आगे से ये इश्यू होगा, और उस पर दोनों के साइन होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के भी अथॉरिटी जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे, जो अटेंड करते हैं मीटिंग में, और एम्प्लॉय की तरफ से भी जो मीटिंग अटेंड करते हैं, वो दोनों जो है वो समझौते के ऊपर साइन किए जाते हैं कि ठीक है हम चीज को एग्री कर रहे हैं। तो जब समझौता हो गया है, समझौता इन ऑपरेशन में, और उसपे जो अवार्ड जो उन्होंने अवार्ड डिक्लेयर किया है लेबर ऑफिसर ने, कि हाँ ठीक है, जो उनके डिक्लेरेशन है वो जब चल रहा है, तो उस टाइम में समझौता नहीं, मतलब हड़ताल पे नहीं जाना है। जब आपका एग्रीमेंट ही हो गया तो आपको जाना ही नहीं ऑब्वियसली। तो तब भी एम्प्लॉय एज वेल एज अगर एम्प्लॉयर होगा, वो जो भी है स्ट्राइक या तालाबंदी नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो ये सभी के सभी इस पे लागू होते हैं, ये सारी सारी कंडीशन जो है आईडी एक्ट की पॉलिसी है, ऑल ऑफ द अबाउट डी जाएगा। फिर भी मैं पॉलिसी भी जरा इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको। 78, ये आईडी एक्ट की जो प्रोविजंस है मैं आपको बता दूं। आईडी एक्ट की जो प्रोविजंस है, आप आईडी एक्ट खोलेंगे तो चैप्टर 5 में स्ट्राइक एंड लॉकआउट है। इसमें दो तरह की कंडीशन होती है। पहली आती है कि नो पर्सन एम्प्लॉय इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शेल गो ऑन स्ट्राइक। तो एक तो बता दो, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो होती है, जो पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ी है, उनकी यूटिलिटी से कनेक्ट, जैसे रेलवे यातायात बंद नहीं कर सकती है, मेडिकल फैसिलिटी, एम्बुलेंस, ये सब चीजें हैं, कोयला, इलेक्ट्रिसिटी, जिसपे सिस्टम पूरा फेल हो जाए, तो ये सबको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कहा जाता है। तो इन लोगों के लिए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, ये नहीं जा सकते हैं। और एक जनरल में बताया, जनरल प्रोविजन ऑफ स्ट्राइक, तो कोई भी इंडस्ट्री जो चाहे पब्लिक यूटिलिटी में हो नहीं हो, उनके लिए जो बातें बताई हैं, पेंडेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर बोर्ड 7 days आफ्टर द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, ये उसमें ऑप्शन में नंबर 1 पे था। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल एंड 2 months आफ्टर द कंसिलिएशन सस्पेंशन, ये उसमें था ऑप्शन में। तीसरा वाला नहीं था, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स बिफोर एंड आर्बिट्रेटर एंड 2 months आफ्टर, ये नहीं था। ये था सी वाला, ड्यूरिंग एनी पीरियड विच ए सेटलमेंट एंड अवार्ड इज इन ऑपरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द मैटर कवर्ड बाय द सेटलमेंट अवार्ड। तो ये 3 कंडीशन जो है 23 नंबर के पार्ट में है, ये 22 नंबर है, ये पब्लिक ड्यूटी का। तो इसमें आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा इसका अंदर आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ए चाइल्ड वन विच हैज नॉट कंप्लीटेड, कोई भी एक्ट हो, ये चाइल्ड लेबर हो या हमारा आईडी एक्ट हो, वर्कमैन कमीशन, कोई भी एक्ट जनरली हम पढ़ते हैं, तो उसमें चाइल्ड की डेफिनेशन में अप टू 14 ईयर्स आता है, कि 14 साल नहीं पे। तो एडल्ट की डेफिनेशन रहती है वो 18 साल से ऊपर होती है, 14 साल तक जो है चाइल्ड खाता है, 14 से जो है टू 18 एडोलसेंस बोला जाता है इसको। तो ये डेफिनेशन आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 है,
विच फॉर्म इज इश्यूड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर अंडर देयर रूल। तो एसएफ के मैं बोलो कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं को बता दूं, आपको दिखा के बताता हूँ। ये वेरियस फॉर्म का मैंने कई बार बताया हुआ है कि SF1 जो होता है सस्पेंशन के लिए होता है, डीम सस्पेंशन के लिए SF2, और ड्यूरिंग सस्पेंशन एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ एम्प्लॉय द्वारा, इसको SF3 होता है। SF4 में होता है सस्पेंशन रिवोकेशन, सस्पेंशन देने पर जिसको रिवोक वापस लिया जाता है तो SF4 से लिया जाता है। मेजर पेनल्टी चार्जशीट जो होती है SF5 होता है। डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्शन करना मांगता है एम्प्लॉय और मना करना एडमिनिस्ट्रेशन को तो SF6 से मना किया जाता है। SF7 जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर होता है। SF8 है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर किस फॉर्म द्वारा जाता है, तो यहाँ SF7 आ जाएगा हमारे पे। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, तो यहाँ SF7 आ जाएगा इसमें डी। Will a workman be entitled to compensation if does not present himself for work at all establishment at the appointed time during normal working hours at least once a day? क्या कोई श्रमिक मुआवजे का हकदार होगा यदि वह दिन में कम से कम एक बार सामान्य कामकाजी घंटों के दौरान नियत समय पर सभी प्रतिष्ठानों में काम के लिए उपस्थित नहीं होता है? तो ये सिंपल, अगर वो पूरे दिन में एक बार भी नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली एंटाइटल नहीं होगा। तो हम नो कर देते हैं। 81 में इसमें क्या दिया, 81 में बी दिया हुआ है, ठीक है, नो ही आएगा आंसर। द प्रेजेंट वेज सीलिंग पर मंथ फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, वेतन भुगतान अधिनियम, यहाँ बराबर लिखा है इन्होंने पेमेंट ऑफ वेजेस। कई क्वेश्चंस में इन्होंने बताया नहीं था कौन सा एक्ट है, जनरल पूछ लिया था वेतन की लिमिट क्या है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में ये आना जरूरी है कि कौन से हम एक्ट की बात कर रहे हैं। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के प्रयोजन के लिए प्रति माह वर्तमान वेतन सीमा क्या है? तो ये वेतन सीमा बार बार होती है, पहले ये 18,000 थी, और मेरे ख्याल से इसमें आंसर देखना पड़ेगा इन्होंने 82 में क्या आंसर दिया है। 82 में इन्होंने सी आंसर दिया है। तो पहले ये 18,000 थी, 1912 में शायद थी, और अभी 2017 में 24,000 कर दिया है। तो उसके हिसाब से मैं 82 का भी आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो ये 82 में जो पूछा था, ये रेलवे जो पुराना 18,000 जो है 2012 का है, 2012 का है, ये 2017 में 28 अगस्त को निकाला है। द एक्सरसाइज द पावर कन्फर्म्ड बाय सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 1 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। इसमें बताया हुआ है कि एज पर द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हियर बाय स्पेसिफाई ₹24,000 पर मंथ एज पर द वेजेस। तो ये अभी जो नया आंसर इसमें हो गया, अपडेट आप कर लें, 24,000 हो गया इसमें, 24,000। तो ये 24,000 इसका आंसर हो गया है। तो आज यहीं खत्म करता हूँ, फिर आगे हम और बात करेंगे इसके ऊपर। 83 क्वेश्चन मैं आगे करूंगा। आज काफी टाइम मेरे पास हो गया है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, इससे थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता है। और अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।